दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो अपने अधेड़ उम्र के दौर में है, साथ ही गरीबी से उसका नाता बहुत पुराना है। फिलहाल वो जवान लड़कों के साथ बेसबॉल खेल रहा है, जबकि उसे आज से 15 साल पहले ही बेसबॉल से संन्यास ले लेना चाहिए था, पर उसने नहीं लिया क्योंकि खेल से जीती हुई रकम से ही उसका छोटा मोटा खर्चा चलता था। एक दिन उसे एक बड़ी सी जगह बुलाया जाता है जहाँ एक बूढ़ा उससे कहता है, मैं तेरा परदादा हूँ और अमेरिका का सबसे अमीर आदमी हूँ। मैं तुझे $30 मिलियन दूंगा, जो तूने अगर 30 दिनों के अंदर खर्च कर दिए तो तू मेरे $300 मिलियन का हकदार हो जाएगा। 300 मिलियन तेरे हो जाएंगे। वो ये पैसा कैसे खर्च करता है देखने वाली बात है, साथ ही कुछ शर्तें भी होती है जो हमें आगे पता चलेंगी। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं ब्रूस्टर नाम के एक आदमी को जो स्टेडियम में बेसबॉल का मैच खेल रहा है। वहीं हम उसके इकलौते दोस्त स्पाइक को भी देखते हैं जो काफी अच्छा कीपर है, साथ ही बहुत बड़ा बकचोद भी है। अब मैच चल ही रहा था कि तभी स्टेडियम के बीचों बीच मालगाड़ी गुजरती है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को इंतजार करना पड़ता है। ब्रूस्टर देखता है कि ऑडियंस के बीच में बैठा एक कैमरामैन पिछले कई मैचों से उसकी तस्वीरें उतार रहा है। कहता है, स्पाइक भाई मुझे लगता है कि मुझे बड़ी टीम में लिया जाएगा, इसीलिए मुझ पर नजर रखी जा रही है। स्पाइक कहता है, भाई टीम में लिए जाने के लिए ऐसे फोटो नहीं उतारी जाती। देख, अगर हम ये मैच जीत गए ना तो शाम को मैं तुझे एक गजब की पार्टी दूंगा। ये बात ब्रूस्टर में जोश भर देती है, तो वो लास्ट खिलाड़ी को आउट करके ये खेल जीत जाते हैं और शाम को किसी बार में शराब पीने पहुंचते हैं, जहां उन्हें 2 लड़कियां मिलती हैं जिन पर वो डोरे डालने लगते हैं, उन्हें अपने गन्ने का जूस पिलाने के लिए फंसाने लगते हैं। तभी वो खिलाड़ी भी वहां आ जाता है जिसके साथ आज मैच था, और उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की उसकी फियोंसे थी, जिस वजह से वहां हाथापाई हो जाती है, वो भी अच्छी खासी वाली, जिसमें बार का काफी सारा सामान तोड़ दिया जाता है। अगले ही पल हम ब्रूस्टर और स्पाइक को थाने में देखते हैं, जो आपस में बहस कर रहे थे कि यार हमें थोड़ा ही पता था कि वो लड़की उसकी फियोंसे है, वरना हम ऐसा कभी नहीं करते। तभी वहाँ उनका कोच आता है और कहता है, दोस्तों कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास ना तो जमानत देने के लिए पैसे हैं और ना ही जुर्माना भरने के लिए, इसीलिए तुम्हें अपना गुनाह कबूल कर लेना चाहिए। कुछ महीनों की सजा के बाद तुम्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। आगे जल्द ही उन्हें कोर्ट रूम में पेश किया जाता है, जहाँ जज उन्हें $3000 जुर्माना भरने के लिए कहती है। वो कहते हैं, मैं मजाक कर रही हो क्या? आप हमारे पास $3000 होते तो हम आपके सामने खड़े होते क्या? जज कहती है, ठीक है, उठाकर इन्हें जेल में डाल दो। जिस पर ऑफिसर जब उन्हें लेने आता है, तभी वो कैमरामैन जो ब्रूस्टर पर काफी दिनों से नजर रखे हुआ था कहता है, मैम मैं इन दोनों के लिए अजनबी हूँ, पर फिर भी मैं इनकी जमानत के पैसे भरने के लिए तैयार हूँ। मुझे यकीन है ये दोनों दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। जो सुनकर ब्रूस्टर खुश हो जाता है कि साला मैंने कहा था ना, ये लोग मुझे बड़ी टीम में लेना चाहते हैं, देखा देखा। आगे वो कैमरामैन उन्हें वहाँ से निकालकर न्यूयॉर्क लेकर पहुँचता है और एक बड़ी सी लो फर्म के ऑफिस में ले जाता है, जहाँ कैमरामैन और स्पाइक को वहीं बैठने के लिए बोला जाता है और ब्रूस्टर को अंदर ले जाया जाता है। वहाँ उसे मिलते हैं ये बड़े से चैरिटेबल ट्रस्ट के मालिक, एक का नाम है चक और दूसरे का नाम है ब्राउन। हम वहाँ एक वकील को भी देखते हैं जिसका नाम है एडवर्ड। पूछता है, क्या तूने कभी रूपर्ट हॉर्न का नाम सुना है? ब्रूस्टर कहता है, नहीं सर, सुना तो नहीं है, पर पक्का वो बड़े आदमी होंगे जिनके पास बहुत बड़ी बेसबॉल टीम होगी। एडवर्ड कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, रूपर्ट हॉर्न तेरे परदादा हैं, जिनका 1930 के दशक में अपने परिवार से झगड़ा हो गया था तो वो वेस्ट की तरफ चले गए थे। सभी को लगता था कि वो मर चुके हैं, लेकिन नहीं, उनकी मृत्यु अभी पिछले महीने ही हुई है और तब तक वो अमेरिका के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। ब्रूस्टर कहता है, ठीक है मैं समझ गया, उन्होंने बेसबॉल टीम खरीद ली होगी पक्का। एडवर्ड कहता है, यार तेरी सुई हर बार बेसबॉल पर ही आकर क्यों अटक जाती है? उन्होंने कोई टीम नहीं खरीदी, उन्होंने खरीदा कच्चा तेल और रियल एस्टेट। तू अपने परदादा का एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी है, इसीलिए तेरा इस वीडियो टेप को देखने का हक बनता है, जिसमें उसका परदादा रूपर्ट हॉर्न कहता है, मुझे ऐसे आश्चर्य से मत देख, तुझे लग रहा होगा मैं तेरा परदादा कैसे हूँ, क्योंकि मैं तो गोरा हूँ और तू काला। पर देख, मेरे बाप ने 2 शादियाँ की थी, एक पत्नी गोरी थी और एक काली। गोरी से मैं पैदा हुआ और काली से तेरी दादी। फिलहाल परिवार के सब मर चुके हैं, सिर्फ मुझे और तुझे छोड़ के। मुझे जब पता चला तू मेरे परिवार का इकलौता है तो सच बताऊं घनघोर निराशा हुई। साला एक बार देख तू अपने आप को, किस खेत की मूली है तू? साले तू एक हारा हुआ बेसबॉल खिलाड़ी है। मैं ये कटु वचन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ईमानदारी में विश्वास रखता हूँ, पर सच कहूँ तो यार मैं फंस गया हूँ तेरे साथ, वरना तेरे जैसे निठल्ले को मैं अपनी झाट का तिरछा बाल भी ना दिखाऊं। खैर हम दबाकर मजे करने जा रहे हैं, जिसमें मैं अपने खत्म लुल्ले से तेरी झुका के लूंगा। ऐसी चूतिया सी शक्ल मत बना, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुन। मैं जब 7 साल का था तब मेरे बाप ने मुझे बीड़ी पीते हुए पकड़ लिया था, जिसकी सजा के रूप में उन्होंने मुझे 3 दिनों के लिए कमरे में बंद कर दिया और बीड़ी के 6 पैकेट दिए। बोले भीषड़ी के इन्हें पीकर ही बाहर निकलना, वरना अंदर ही मर जाना। मैंने वो 3 दिन इतनी बीड़ी पी कि भाई मेरे पिछवाड़े से धुआं निकल गई। और मैंने एक सबक सीखा, मैं गिडवे तेरे साथ भी वही करूंगा जो मेरे बाप ने मेरे साथ किया था। ना 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 ना, ना बीड़ी नहीं पिलाऊंगा, बीड़ी नहीं पिलाऊंगा। मैं तुझे पैसा खर्च करने से नफरत करना सिखाऊंगा, जैसे मुझे धूम्रपान करने से नफरत हुई थी। मैं तुझे पैसा खर्च करने से इतनी नफरत करा दूंगा, इतनी नफरत करा दूंगा कि इसे देखने मात्र से ही तुझे उल्टी आएगी। तो ये है मेरा प्रस्ताव, तेरे पास 30 दिन होंगे जिनमें तुझे $30 मिलियन खर्च करने हैं, और अगर बावलीगिंड तूने ऐसा कर दिया तो तुझे मिलेंगे पूरे $300 मिलियन। पर हाँ, कुछ शर्तें हैं। 30 दिनों के बाद तेरे पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए जिसका तू मालिक है, ना ही कार, ना ही घर, ना ही ज्वेलरी, कुछ भी नहीं, केवल सिर्फ तेरे पहने हुए कपड़ों के अलावा। मुझे पता है भीषड़ी के तुझे ये आसान लग रहा होगा, पर बेटा नहीं है। तू जिसको भी चाहे नौकरी पर रख सकता है, सिर्फ 5% दान में दे सकता है और 5% का ही तू जुआ खेल सकता है, पर तू वो पैसा किसी को नहीं दे सकता, ना ही किसी लड़की को जन्मदिन पर गिफ्ट कर सकता है, और ना ही महंगे भाव के हीरे, सोना, चांदी खरीद सकता है। मुझे पता है गिंडू के पट्टे अब तू सोच रहा होगा कि मैं दर्जनों पिकासो खरीद के उन्हें आग लगा दूंगा, पर नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। तू किसी भी मूल्यवान वस्तु को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया तो तुझे घंटा कुछ नहीं मिलेगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तू। साथ ही तुझे $30 मिलियन 30 दिनों के अंदर खर्च करने वाली बात किसी को बताने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी तेरी इस काम में मदद करे, जैसे मेरी किसी ने बीड़ी पीने में मदद नहीं की थी।
तो बता तुझे क्या लगता है, तू ये कर पाएगा? मुझे संदेह है, इसीलिए मैंने अपनी वसीयत में कुछ बदलाव किए थे, जिसमें तू अभी $1 मिलियन लेकर यहाँ से जा सकता है या $30 मिलियन लेकर उन्हें खर्च कर सकता है। और अगर तूने खर्च कर दिए, तेरे पास बकाया कुछ नहीं बचा, तो तुझे $300 मिलियन मिलेंगे। और अगर तू उन्हें खर्च नहीं कर पाता तो पूरे $300 मिलियन चैरिटी ट्रस्ट को चले जाएंगे, दान में चले जाएंगे, बसूड़ी के खेत में चले जाएंगे। फिर वीडियो खत्म होती है और वकील एडवर्ड उसे $1 मिलियन दिखाता है, जिन्हें देखकर वो बावला सा हो जाता है कि यार इतने पैसे तो मैंने कभी नहीं देखे, जीवन बन गया जीवन। चैरिटी ट्रस्ट का एक मालिक कहता है, देख मुझे पता है तू गरीब का लुंड है, तूने आज तक कुछ नहीं कमाया, इसीलिए मुझे लगता है तू 30 दिनों के अंदर $30 मिलियन खर्च नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू कुछ भी खरीद नहीं सकता। अगर तू बेवकूफों की तरह पैसे खर्च करेगा ना, तब भी तुझसे वो खर्च नहीं होंगे। इसीलिए मेरी बात मान, तू $1 मिलियन लेकर निकल ले यहाँ से, तेरी जिंदगी बदल जाएगी, वरना तेरे हाथ घंटा कुछ नहीं बचेगा। ब्रूस्टर $1 मिलियन का बैग लेता है और बंद करके वापस धकेल देता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, 30 मिलियन दो मुझे। वकील एडवर्ड घड़ी की तरफ देखता है और हाथ मिलाते हुए कहता है, ठीक है 30 दिनों बाद मिलेंगे, ठीक 12 बजे। फिर वहाँ एक एंजेला नाम की अकाउंटेंट को बुलाया जाता है, जिसको ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ब्रूस्टर को 30 दिनों के अंदर 30 मिलियन खर्च करने हैं। बस उसका काम इतना था कि ब्रूस्टर जो भी खर्चा करे उसकी रिसीट बनाकर अपने पास रखनी है, पाई पाई का हिसाब रखना है। आगे उसे पैसे दिखाने के लिए ले जाया जाता है, तो वो खुशी से उछलता हुआ बाहर आता है। स्पाइक पूछता है, भाई क्या हुआ, तू ठीक तो है ना, कोई भूत वूत तो नहीं देख लिया ना? जिसको वो सब कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सकता था। कहता है, अब से मेरी खुद की टीम होगी, मैं अपनी टीम का मालिक रहूंगा। जानता हूँ तुझे ये पागलपन लग रहा होगा, पर तू सब समझ जाएगा, तू मेरा दोस्त है, इसलिए बस मेरे साथ खड़ा रहना, मैं जो भी करूँ कभी सवाल मत उठाना। साले मुझे अभी अभी $30 मिलियन विरासत में मिले हैं। ये सुनकर स्पाइक की तो हवा निकल जाती है कि साला इतने ज्यादा पैसे, मजाक कर रहा है क्या? आगे एक बड़ा सा लॉकर खोला जाता है और उसे पूरे $30 मिलियन दिखाए जाते हैं, जो इधर उधर हर जगह भरे पड़े थे, और स्पाइक को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ब्रूस्टर लॉकर से बाहर आता है और कैमरामैन से पूछता है, क्या तू यहाँ काम करता है? वो कहता है, नहीं मुझे सिर्फ तुम्हारा पीछा करने के लिए काम पर रखा गया था। ब्रूस्टर कहता है, ठीक है मैं तुझे अपना पर्सनल फोटोग्राफर बनाता हूँ, तेरा काम बस हर वक्त मेरी फोटो खींचने का रहेगा, और सैलरी रहेगी तेरी एक हफ्ते की $10,000। स्पाइक कहता है, ये निठल्ले आदमी को तू $10,000 में हायर कर रहा है, बेवकूफ है क्या, दिमाग गू खाने गया है क्या? कैमरामैन तुरंत खुशी से घचाघच फोटो खींचने लगता है, क्योंकि जितने पैसे वो एक हफ्ते में कमाएगा उतने पैसे उसे कमाने में 4 महीने लग जाते थे। तिजोरी का मालिक ब्रूस्टर से कहता है, सर हम आपके इतने सारे पैसे को यहाँ रख रहे हैं, तो हम आपको इनका 24% ब्याज देंगे, क्या आपको मंजूर है? वो कहता है, बे गांडे मुझे ब्याज नहीं चाहिए, ऊपर से साले मैं तुझे तेरी तिजोरी का किराया भी दूंगा। अकाउंटेंट फटाफट हिसाब लगा के कहती है, ब्रूस्टर अगर तू ब्याज नहीं लेगा तो तुझे सालाना $7.2 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ेगा। वो कहता है, मैं अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गरीबों का खून चूस लूं, नहीं मैं ब्याज नहीं लूंगा और तिजोरी का किराया $2 लाख पर मंथ दूंगा। वैसे मुझे अभी के अभी $3 मिलियन की जरूरत है। स्पाइक कहता है, गांडू पैसे देखकर तू पागल हो गया क्या? इतने सारे पैसे तू रखेगा कहाँ? उसके लिए तुझे सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पड़ेगी, समझा? ब्रूस्टर कहता है, नहीं मुझे गार्ड की नहीं सेना की जरूरत पड़ेगी। और वहीं खड़े एक गार्ड से पूछता है, तुझे ये लोग कितनी सैलरी देते हैं? वो बताता है, सर $350 एक हफ्ते के। ब्रूस्टर कहता है, ये तो बहुत कम है, ऐसे तो तू अपने घर वालों का पेट कैसे पाल पाएगा? ये एक खतरनाक काम है, इसलिए मैं तुझे एक हफ्ते के $4,000 दूंगा, साथ ही मुझे 20 गार्ड और चाहिए, जिनको मैं $3,000 हफ्ते के दूंगा। चल अब उन पैसों के ढेर में से $3 मिलियन ले और मेरे पीछे पीछे चल। स्पाइक उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता, क्योंकि उसे तो 300 मिलियन दिख रहे थे। सड़क पर जब ब्रूस्टर अपनी सिक्योरिटी गार्ड टीम के साथ निकलता है तो सब उसे घूरते रहते हैं, और रही सही कसर वो कैमरामैन पूरी कर देता है, क्योंकि उसके फोटो खींचने से ऐसा लग रहा था कि ये कोई बड़ा आदमी है। वो वहीं लगे सरकारी फोन से अपने कोच के पास कॉल करता है और कहता है, मैं जेल में नहीं हूँ, बाहर हूँ, और तुझे विश्वास नहीं होगा, मुझे विरासत में $30 मिलियन मिले हैं, इसीलिए मैं अपनी टीम को खरीदना चाहता हूँ, मतलब कि किराए पर लेना चाहता हूँ, बता क्या प्रस्ताव है तेरा? कोच कहता है, भड़वे दिमाग तो खराब कर मत, तूने जेल से ये बकवास करने के लिए मेरे पास फोन किया है क्या? यहाँ मैच खराब चल रहा है और मेरा दिमाग खराब है, इसलिए भाग जा भेड़ की लिंड। जिसके बाद वो एक टैक्सी को रुकवाता है और उससे कहता है, मुझे तुझे 30 दिनों के लिए हायर करना है और मैं तुझे हफ्ते के $5,000 दूंगा, बता मंजूर है? वो कहता है, मंजूर है साहब, बिल्कुल मंजूर है, मैं टैक्सी भी चलाऊंगा और झुककर अपनी आपको दूंगा भी। अकाउंटेंट कहती है, यार ब्रूस्टर तू पहले गू खाता था क्या? $5,000 में तुझे एक बड़ी सी लिमोजिन किराए पर मिल जाती। वो कहता है, ये बात तो तू ठीक कह रही है, और ड्राइवर से कहता है, सुन बे लवड़े, मेरे लिए 3 महंगी सी लिमोजिन किराए पर ले और 3 ड्राइवर भी किराए पर ले, जिनकी रिसीट तू मेरी अकाउंटेंट एंजेला को दे देना। अब उसे भूख लगती है तो वो अपने पीछे खड़ी भीड़ को देखकर कहता है, क्या तुम सभी मेरे साथ लंच पर चलोगे? पैसे मैं दूंगा। ये सुनकर वहाँ हाँ हुल्लड़ मच जाता है, कटैया कट जाता है कि मजे आ गए, फ्री का भंडारा मिल गया। आगे सैकड़ों लोग टैक्सियों में भर भर के एक बड़े से रईसों के रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहाँ पर प्लेट $100 का रेट था। ब्रूस्टर कहता है, बे साले हमें गरीब समझ लिया क्या? गरीब नहीं है हम देंगे तुझे $200 पर प्लेट के हिसाब से। और ये बता तेरे पास सबसे महंगी शराब कौन सी है? जिस पर वो पता नहीं क्या अंडी मंडी संडे बताता है, पर वो 1961 में बनी हुई थी, जिसकी एक बोतल का रेट $400 था। ब्रूस्टर पीछे पलटता है और पूछता है, क्या तुम्हें ये सस्ती वाली $400 की शराब चल जाएगी? सभी खुशी से कहते हैं, बावली गिंड ये सस्ती नहीं है, बहुत महंगी है, हमें चलेगी नहीं, दौड़ेगी। इतने पैसों में तो आज के टाइम में 5 रशियन मंगवाई जा सकती थी, और उस टाइम की बात करें तो 10 रशियन कम से कम उस बोतल के दाम में आ सकती थी। फिर हम देखते हैं वहाँ वेटरों की लाइन लगी पड़ी है, ऑर्डरों पे ऑर्डर चल रहे हैं, महंगा महंगा खाना सर्व किया जा रहा है। ब्रूस्टर एंजेला से कहता है, देख मुझे पता है तू सोच रही होगी कि एक देहाती आदमी किसी बड़े आदमी की तरह पैसे उड़ा रहा है, दिखावा कर रहा है, बट ऐसा नहीं है डार्लिंग। वो कहती है, मैं कोई जज नहीं हूँ, तेरी अकाउंटेंट हूँ, बस मुझे तेरा लेखा झोंका अपने पास रखना है और कुछ नहीं। ब्रूस्टर कहता है, क्यों ना मैं तेरी जगह किसी अकाउंटेंट को हायर कर लूँ और आज रात हम दोनों बस मजे करें। वो कहती है, ये बात तो बड़ी खुशी की है, पर मेरी शादी होने वाली है, मेरा फियोंसे है जो कि एक वकील है। ब्रूस्टर कहता है, मैं उससे मिलना चाहूंगा। वो कहती है, नहीं उसके पास टाइम नहीं है। ब्रूस्टर कहता
कहता है ठीक है मैं भुगतान कर दूंगा। वो कहती है हाँ मुझे पता है तुझ में बहुत दम है, तू जो भी चीज चाहे वो खरीद सकता है, लेकिन तू कभी भी मेरे वॉरेन को नहीं खरीद पाएगा, वो बिकाऊ नहीं है। आगे ये बात आग की तरह फैल जाती है कि एक नया अमीर शहजादा आया है, नाम है ब्रूस्टर, जिसे 30 मिलियन डॉलर विरासत में मिले हैं, जिनको वो अंधाधुन उड़ा रहा है, खुशियां मना रहा है। आगे वो अपनी बड़ी सी टोली लेकर न्यूयॉर्क के सबसे बड़े होटल में पहुंचता है, जहां रिपोर्टरों की भीड़ उमड़ी हुई थी। उससे पूछा जाता है आपने अब तक कितने लोगों को नौकरी पर रख लिया। जिसे नहीं पता था तो कहता है मेरे मैनेजर मेरे दोस्त स्पाइक से पूछो, जिसको मैंने $1 लाख पर महीने की नौकरी पर रखा है। ये सुनकर स्पाइक खुश हो जाता है कि मैं ही बचा था और मुझे भी अब नौकरी मिल ही गई। ब्रूस्टर होटल के मैनेजर से बात करता है, जो उसे बताता है कि ऊपर की 2 मंजिलें पहले ही बुक की जा चुकी है, हमने स्याही ले ली है। वो पूछता है कितने पैसे दे रहे हैं वो तुझे। मैनेजर कहता है $1 लाख प्रति सप्ताह। ब्रूस्टर कहता है देख मुझे और मेरे सभी दोस्तों को तेरा होटल बहुत पसंद आया, इसीलिए मैं अगले 1 महीने के लिए ऊपर की 2 मंजिलें किराए पर लेना चाहता हूँ, भुगतान करूंगा $1 मिलियन। बता क्या विचार है तेरा। अब वो 10 गुना ज्यादा पैसे दे रहा था तो मैनेजर उन्हें लात नहीं मारता और फटाफट उससे रजिस्टर में साइन करवा लेता है। अगली सुबह हम देखते हैं स्पाइक के तो हाव भाव ही बदल गए, जो एक बढ़िया से किसी अमीर की तरह सूट बूट पहनता है और ब्रूस्टर भी अपने लिए किसी बड़ी ब्रांड के सूट किराए पर लेता है। एंजेला उससे कहती है देख मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, पर जिस गति से तू पैसे उड़ा रहा है उस गति से महीने के खत्म होने से पहले हमारे पास घंटा कुछ नहीं बचेगा। फिर इतने में ही वहाँ एंजेला का फियोंसे वोरेन आ जाता है, जिसको ब्रूस्टर शैंपेन ऑफर करता है, तो वो कहता है नहीं मैं शराब नहीं पीता। ब्रूस्टर कहता है ठीक है कोई बात नहीं, ये पकड़ $1 लाख और अब से तू मेरा वकील है। जिन पैसों को वो तुरंत पकड़ लेता है। फिर ब्रूस्टर उसे शैंपेन पीने के लिए देता है, तो वो तुरंत पीने के लिए मान भी जाता है। एंजेला कहती है तू तो नहीं पीता था ना। वो कहता है खुशी का मौका है, एक घुट तो पी ही सकता हूँ, मतलब कि हर चीज की कीमत होती है, बस लगाने वाला चाहिए। वोरेन घूम घूम कर कहता है ये उस कंपनी का महंगा झूमर है, ये उस कंपनी का महंगा सोफा है, ये उस कंपनी की महंगी टेबल है, वगैरह वगैरह, जिससे ब्रूस्टर को लगता है कि उसे काफी नॉलेज है, इसीलिए कहता है मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा, क्या तू मेरा इंटीरियर डिजाइनर बनेगा, और उसे $2.5 लाख का ऑफर देता है। वो कहता है मैं एक वकील हूँ, डेकोरेटर नहीं। ब्रूस्टर कहता है ठीक है अगर तुझे ये ऑफर नहीं चाहिए तो मना कर दे। वो कहता है नहीं मुझे बिल्कुल चाहिए, मैं ऐसा थोड़े ही कह रहा हूँ कि मैं तेरा काम नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। वकालत गई तेल लेने। एंजेला पूछती है क्या तुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है, वकालत छोड़कर ये डेकोरेटर का काम करेगा। ब्रूस्टर कहता है ठीक है वोरेन, शर्म के मैं तुझे $1 लाख और देता हूँ, भूल जा शर्म। ये एंजेला को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसके फियोंसे को खरीदा नहीं जा सकता, पर खरीदना तो छोड़ो वो बुरे तरीके से बिक चुका था। इतना बिका हुआ इंसान उसने आज तक कोई नहीं देखा था। वहाँ से निकलने के बाद वोरेन अपने एम्प्लॉयर से बात करने जाता है, जो और कोई नहीं चक और ब्राउन है, और ये दोनों वही है जो चैरिटी फर्म चलाते हैं। ये वाला बूढ़ा पूछता है तू 1 महीने की छुट्टी ले रहा है ब्रूस्टर का डेकोरेटर बनने के लिए, थोड़ी शर्म आ रही है क्या। वो पूछता है सर शर्म कहाँ से आएगी, वो तो मैंने ब्रूस्टर को $1 लाख में बेच खाई। अब वो बूढ़े चाहते थे कि $300 मिलियन का फंड उन्हें मिले, ना कि ब्रूस्टर को, इसीलिए वो चाल चलने के लिए कहते हैं ठीक है हम तुम्हें 1 महीने बाद वापस अपनी चैरिटी फर्म में ले लेंगे, बस हमारी एक शर्त है कि तुझे हमारी आंख और कान बनना पड़ेगा, पल पल की खबरें हम तक पहुंचानी पड़ेगी, जैसा हम कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। वो कहता है बिल्कुल सर, मैं आपका हमेशा वफादार रहूंगा। इधर ब्रूस्टर एक बैग में बहुत सारा कैश भर के लाता है और अपने गार्ड को देते हुए कहता है चल बेटे घाटे का सौदा करने चलते हैं। नीचे होटल के बाहर लॉबी में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी, सब उसके फैन बने हुए थे। लड़कियां तो टांगे खोलकर पड़ी थी, पर उसके पास टाइम ही नहीं था कि वो किसी की मार ले, क्योंकि वो तो पैसा खर्च करने में बहुत ज्यादा बिजी था। हम वहाँ वोरेन को भी देखते हैं, जो साला वॉलपेपर सेलेक्ट करने में लगा हुआ था कि कौन सा यूज किया जाए। ब्रूस्टर के पास इतने वाहियात लोग बिजनेस ऑफर लेकर आ रहे थे, जिनमें पैसे लगाने का मतलब था सिर्फ डूबना। जिनमें से एक कहता है नॉर्थ पोल पर जो बर्फ है उसका 1 गिलास पानी $5 का है, जिस पानी को हम यहाँ लाकर बेचेंगे और मोटे पैसे छापेंगे। मैं नॉर्थ पोल जाऊंगा और एक बड़ा सा आइसबर्ग चुन के उसमें 20,000 हॉर्स पावर का डीजल इंजन लगा के यहाँ तक लेके आऊंगा। तो बताइए कैसा है विचार। अब सबको पता था कि यहाँ तक आते आते बर्फ पिघल जानी थी, इसीलिए ये टोटल घाटे का सौदा था, और यही तो ब्रूस्टर को चाहिए था, इसीलिए वो उसे 1 मिलियन दे देता है। फिर ब्रूस्टर घोड़ों पे दाव लगाने वाले को पकड़ता है, जिसमें वो एक घोड़े पर जो सबसे फिसड्डी था उस पर 50,000 लगा देता है और बाकी सब पर $5,000 लगा देता है। जिसके बाद वो अपनी बेसबॉल टीम को किराए पर ले लेता है और उनकी महंगी सी वर्दी सिलवाता है। साथ ही वो अपने बेसबॉल स्टेडियम को भी रेनोवेट करवाता है। कहता है कोच साहब फटाफट टीम को लेकर यहाँ आ जाओ, हम एक टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं, और हाँ टेंशन मत लो, तुम्हें बस में नहीं आना, मैं हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ। जिन्हें रिसीव करने वो खुद जाता है, जो अपनी नीली वर्दी से बहुत खुश नजर आ रहे थे। कहता है तुम लोग यहाँ टेंट वगैरह में नहीं रहोगे, तुम्हारे लिए मैंने अपार्टमेंट बुक किए हैं, जिन्हें देखकर तुम बावले हो जाओगे। आगे मैच वगैरह खेलने के बाद रात में स्पाइक उसे किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलवाता है। कहता है ये आदमी तेरे पैसे को अगले 5 सालों में 88% तक बढ़ा देगा, सिर्फ 15% अपनी फीस चार्ज करने के बाद। अब ब्रूस्टर अच्छे से जानता था कि ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए वो उसे नौकरी पर रख लेता है $1 लाख प्रति सप्ताह के हिसाब से। फिर वो रात में ही अपनी रोल्स रॉयस से स्टैंप बेचने वाले की दुकान पर जाता है और उससे दुनिया की सबसे महंगी स्टैंप मांगता है, जिसे वो अपनी तिजोरी से निकालता है और कहता है इसमें हवाई जहाज उल्टा छपा है। ऐसी सिर्फ 100 टिकटें ही छपी थी और इस वाली की कीमत $8,50,000 है, जिसे वो $1.2 मिलियन में खरीदता है। आगे ये खबर सभी अखबारों में छप जाती है कि ब्रूस्टर ने दुनिया की आज तक की सबसे महंगी डाक टिकट खरीदी, जिस खबर को पढ़कर चक और ब्राउन बड़े खुश थे, क्योंकि उसने संपत्ति खरीद ली थी और अब उसका इस खेल से बाहर निकलना तय था। तभी वहाँ कुछ लेटर लेकर एक महिला आती है, जिसमें एक फोटो ब्रूस्टर और उसकी टीम का था। बूढ़ा पीछे लिखा हुआ पड़ता है और तभी उसका टिकट पर ध्यान जाता है, जो ब्रूस्टर ने यूज कर ली थी, मतलब कि उसे मेल कर दिया था, यूज कर लिया था। लोंडा सातिर खेल गया। इधर टीवी पर खबर आती है कि ब्रूस्टर ने जो आइसबर्ग खरीदा था वो बहुत मुनाफे में चल रहा है, जिससे उसकी कंपनी का शेयर $1.5 से बढ़कर $9 का हो गया है। इस खबर को सुनकर उसका मत्था खराब हो जाता है कि हिंचो उस आइसबर्ग को फटाफट बेच दो, इतना ज्यादा फायदा करवा रहा है, कौन करवाता है यार इतना फायदा। फिर वो घोड़ों पर दाव लगाने वाला सट्टेबाज वहाँ आता है और गुस्से में पैसों को वहाँ फेंकते हुए कहता है क्या बकवास है, मुझे लगा
लगा तू हारेगा, पर साले तू $5 मिलियन जीत गया। मैं साले भड़वे अगली बार से ध्यान रखूंगा कि तेरा एक भी पैसा सट्टे में ना लगे, नुकसान होता है यार हमें। एडवाइजर कहता है सर ये पैसे ब्लैक मनी है, इन्हें आपको जल्द से जल्द स्विस बैंक में जमा करवा देना चाहिए। वो कहता है मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, किसी चैरिटी ट्रस्ट का नाम बताओ और उनको दान कर दो। फिर वो अपना नया डिजाइन हो चुका स्वीट देखता है जो काफी अच्छा था, पर उसे तो पैसे खर्च करने थे, इसीलिए कहता है सुन जाने मन, इसको ऐसा डिजाइन कर कि यहाँ मरने का मन करे। समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? मस्त डिजाइन कर, पैसे फूक दे जितने फूके जाएं। साथ ही वो वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन डबल कर देता है कि यार ऐसे मरे मरे तरीके से काम मत करो, एनर्जी लाओ अपने अंदर। एंजेला कहती है भड़वे तू किस तरह का आदमी है, पैसे कमाता है तब तो तू दुखी हो जाता है और उन्हें खर्च करते वक्त तेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो कहता है क्या करूँ यार, मुझे अमीरों वाला जीवन नहीं चाहिए, मुझे इसकी आदत नहीं डालनी। और उसके साथ $1,25,000 भाड़े पर ली हुई कार में लंच करने जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कहीं जाते, पीछे से कोई उनकी कार को हल्का सा ठोक देता है। ब्रूस्टर उतरकर उसके पास जाता है तो वो आदमी माफी मांगते हुए अपना लाइसेंस देने लगता है। ब्रूस्टर कहता है नहीं मुझे तेरा लाइसेंस नहीं चाहिए, तुझे शायद सदमा लगा है, तेरा टक्कर से ब्रेन डैमेज हुआ है, और जोर जोर से चिल्लाकर एम्बुलेंस को पुकारने लगता है। जिसमें जब उस आदमी को पता चलता है कि ये वही ब्रूस्टर है जो अंधे पैसे उड़ाता है, तो कहता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एक्सीडेंट से मेरी हालत खराब हो गई है, मेरे पैरों में दिल का दौरा पड़ा है, मैं शायद अब जीवन भर कभी नहीं चल पाऊंगा, मेरी 2 बीवियां हैं, मैं उनका पेट कैसे पालूंगा। एंजेला कहती है ये साला ड्रामे कर रहा है, तू इसकी बातों में मत आ। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और $3 लाख का चेक फाड़ के उसके हाथ में दे देता है। कहता है यहाँ से निकलते ही फटाफट डॉक्टर के पास जाइए, समझा? इस सबसे एंजेला का गुस्सा 7वें लेवल पर पहुंच जाता है कि भड़वे मैं तेरे साथ लंच करने जाऊंगी, तुझे अपनी फैमिली से मिलवाऊंगी, क्यों तू उन्हें खरीदना चाहता है क्या? जिसके बाद ब्रूस्टर अकेला ही खाने पर जाता है और वहाँ जितने भी लोग खाना खा रहे थे सबका खाना फ्री कर देता है, जो भी वो पीना चाह रहे थे सब कुछ फ्री कर देता है। आगे ये खबर टीवी पर चलाई जाती है कि ब्रूस्टर की बेफिजूल खर्ची की कोई सीमा नहीं है। दुनिया की सबसे महंगी टिकट खरीदने के बाद उसने आज एक दिन में $6 लाख खर्च करके रिकॉर्ड बना दिया। उसने 114 साल पुरानी शराब की 5 पेटियां लोगों को मुफ्त में पिला दी और एक उद्घाटन समारोह में जाकर 60 शैंपेन की बोतलें खोल दी। हर एक बोतल का रेट $10,000 था, जिससे लोगों को दुनिया का सबसे महंगा हैंगओवर हुआ। अगले दिन एंजेला जब हिसाब किताब कर रही थी तब ब्रूस्टर उससे बात कर रहा था। इतने में स्पाइक एडवाइजर के साथ उछलता कूदता वहाँ आता है और कहता है मेरे पास एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर। बुरी खबर ये है कि उस आइसबर्ग से हमने छुटकारा पा लिया, और अच्छी खबर ये है कि मैंने इस एडवाइजर की बात सुनकर तेरे पैसे से तेल के कुएं खरीदे थे, जिससे हमें सीधा सीधा $10 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है। ये सुनकर ब्रूस्टर बौखला जाता है कि भिड़चो ये क्या कर दिया तुमने, मैंने जहाँ से शुरुआत की थी मैं अभी भी वहीं खड़ा हूँ, लानत है। और सदमे में चेयर पर बैठ जाता है। वोरन वहाँ आता है तो स्पाइक उसे बताता है कि यार हमने अभी अभी इसे $10 मिलियन कमा कर दिए और ये ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे किसी का अंतिम संस्कार हो। खैर वोरन उससे जो भी किराए पर सामान आ रहा है उसके इंश्योरेंस के लिए $20,000 मांगता है, जो कि रिफंडेबल होते हैं। पर इस बात पर ब्रूस्टर ध्यान नहीं देता और उसे तुरंत पैसे दे देता है। कहता है इसकी स्लिप एंजेला को लाकर देना मत भूलना। सभी के वहाँ से जाने के बाद वो टीवी पर मेयर के इलेक्शन देखता है तो मुंह उठाकर इलेक्शन में खड़ा होने की सोचता है, क्योंकि इलेक्शन में जितने पैसे खर्च होते हैं वो किसी भी चीज में खर्च नहीं होते। कहता है मेरा मानना है लोगों की वोट में बहुत ताकत है, पर मुझे किसी की वोट नहीं चाहिए, कोई साला बेवकूफ ही होगा जो मुझे वोट देगा, क्योंकि मैं तुम्हारी वोट खरीदना चाहता हूँ और वोट खरीदना एक अपराध होता है, इसीलिए वो ये खुल्लम खुल्ला बोलता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि मुझे किसी का कोई समर्थन नहीं चाहिए, न ही मैं कोई उम्मीद रखता हूँ। लोगों को मेरे कैंपेन के लिए पैसे डोनेट नहीं करने चाहिए, मैं अपना कैंपेन खुद रन करूंगा। अगली सुबह उसके मेयर के इलेक्शन में उठने वाली बात अखबार में छप जाती है और उसे टीवी शो में बुलाया जाता है, जहाँ वो गंदी भाषा का प्रयोग करता है ताकि लोग उसे वोट ना दें। साथ ही बाकी के जो 2 कैंडिडेट खड़े थे उनको वो भ्रष्टाचारी वगैरह भी बोलता है। कहता है मेयर बनने पर आपको सालाना $60,000 की सैलरी मिलती है और वो लोग इलेक्शन में $10 मिलियन खर्च कर रहे हैं, उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? देखो मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ, मैं ये सूट वगैरह टाई वगैरह कभी नहीं पहनता, ये तो बस पॉलिटिशियन अपने आप को सम्मानित दिखाने के लिए पहनते हैं, पर मैं सम्मानित नहीं हूँ, और उन्हें उतार देता है। आगे वो अपने प्रचार में अंधे पैसे खर्च करता है और आज पहली बार उसे लगता है कि हाँ पैसे खर्च हो रहे हैं। साथ ही वो जो 2 कैंडिडेट थे जिन्हें उसने भ्रष्टाचारी बोला था वो उस पर केस कर देते हैं, और यही तो वो चाहता था कि मुझ पर केस किया जाए ताकि केस में भी पैसे खर्च हों। जिस केस से अपने आप को बरी करने के लिए वो उन्हें इमोशनल डैमेज करने के $4 मिलियन देता है। वो रोज शाम को टीवी पर आता है और यही बोलता है कि मुझे वोट मत दो, मुझे वोट मत दो, अगर तुमने मुझे वोट दी तो मैं तुम्हारी हालत बद से बदतर कर दूंगा, तुम सुख सुविधाओं के लिए तरसोगे रोओगे, इसीलिए मुझे वोट मत देना। जिसकी ये बातें लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। वो अपने कैंपेन में बड़ी बड़ी पार्टियां रखता था, महंगी महंगी शैंपेन पिलाता था और अपने ऊपर आरोप लगवाता था कि तुम्हें कौन दारू पिला
न्यूयॉर्क यांकी के साथ मैच होता है, जो देश की सबसे बड़ी टीमों में से एक थी। खेल शुरू होता है और अपनी टीम काफी अच्छा करती है, पर ब्रूस्टर में अब वो जवानी वाली बात नहीं रही थी, इसीलिए वो पीछे चल रहे थे। कोच उसके पास आता है और कहता है, ला बेटा बॉल मुझे दे दे, तेरा अब रिटायर होने का टाइम आ लिया है। और रही बात इस मैच की, तो ये हमें हारना ही है, क्योंकि यार वो प्रोफेशनल खिलाड़ी है और हम ठहरे गली छाप। ब्रूस्टर अपना उदास सा चेहरा लेकर लॉकर रूम में आता है, जहाँ उससे उसके परदादा का वकील एडवर्ड मिलने आता है। कहता है, अगर तेरा परदादा आज जिंदा होता ना, तो उन्हें तुम पर गर्व होता। ब्रूस्टर कहता है, 30 मिलियन डॉलर की टेंशन मत लो, मैंने सारे उड़ा दिए। 38,000 डॉलर बकाया है, जिनको मैं आज रात को सोने से पहले उड़ा दूंगा। एडवर्ड कहता है, हाँ तू बिल्कुल उड़ा देगा, पर बेटा तू इलेक्शन जीत गया, सालाना तुझे 60,000 डॉलर मिलेंगे, जिन्हें तेरी संपत्ति में गिना जाएगा, इसीलिए तू 300 मिलियन डॉलर जीतने के योग्य नहीं है। जिस पर वो खड़ा होता है और बाहर चल रहे मैच में पहुंचकर कहता है, मैं एक प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर बनना चाहता था, लेकिन अब लगता है वो सपना अधूरा ही रहेगा। देखिए, मेरा चुनाव में खड़ा होना सिर्फ एक मजाक था, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोई मुझे वोट देगा, और मेरा नारा भी यही था कि मुझे वोट मत देना, पर आप लोगों ने इन बातों को सीरियसली नहीं लिया और मुझे जिता दिया। पर यार मैं मेयर बनना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं अपने आप को इलेक्शन से पीछे हटाता हूँ। अब उसने मेयर के पद की शपथ नहीं ली थी, डॉक्यूमेंट भी साइन नहीं किए थे, इसीलिए वो ऐसा कर सकता था। कहता है, मेरे पास सिर्फ 38,000 डॉलर बचे हैं, जिनकी मैं आप सभी को पार्टी दे रहा हूँ आज शाम के टाइम। एंजेला सारा हिसाब किताब लिखकर उसे 0 कर देती है। ब्रूस्टर उसे अपने साथ पार्टी में ले जाना चाहता था, पर वो नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो उससे गुस्सा थी। उसके पास जो लास्ट 38,000 डॉलर बचे थे, उन्हें भी वो पार्टी में उड़ा रहा था। कहता है, सब ठीक हो जाएगा, बस कल तक का इंतजार कर ले। वो कहती है, कल तक क्या होगा, कल तक तू कंगाल हो जाएगा। जिस पर वो उसे सारा सच बताने की कोशिश करता है, पर नहीं बताता। फिर वो पार्टी में आता है, जहाँ उसका दोस्त उसके लिए लोगों से पैसे इकट्ठे करके लाता है कि हम तुझे कंगाल नहीं होने देंगे। ब्रूस्टर कहता है, ये जिनके भी पैसे हैं उन्हें वापस कर दो, और एक शैंपेन की बोतल लेकर अपने स्वीट में सोने चला जाता है। सुबह उसकी आंख खुलती है तो देखता है, जिसका भी उसने भाड़े पर सामान लिया था, वो अपने सामान को लेने आ चुके हैं, जिसमें वो कपड़े भी शामिल थे जो उसने पहन रखे थे। पीछे अगर कुछ बचता है तो उसके वो पुराने वाले कपड़े, जिन्हें वो पहनकर यहाँ आया था। फिर वो अपनी डेकोरेटर से मिलता है, जो वॉरेन के लिए काम किया करती थी, जिसने सब कुछ दोबारा से रीडिजाइन किया था। पूछती है, सर कैसा लगा आपको? वो कहता है, हाँ ये अच्छा है, जो सुनकर उसे अच्छा लगता है कि चलो इसे अच्छा लगा। फिर वो अपनी टीम को बुलाकर तुरंत सब कुछ वहाँ से उठाने के लिए बोलती है, क्योंकि सारा सामान किराए पर आया था और बस टाइम इतना ही था। ब्रूस्टर होटल से बाहर निकलता है और पैदल ही लो फर्म की तरफ चल पड़ता है। उसके पास अब टैक्सी का भाड़ा देने के भी पैसे नहीं थे, इसीलिए उसे वहाँ तक पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। लिफ्ट में उसे वॉरेन मिलता है। कहता है, मेरे पास एक खुशी की खबर है भाई, तूने जो फर्नीचर इंश्योरेंस के लिए 20,000 डॉलर दिए थे ना, उन्होंने वो वापस कर दिए, तू दिवालिया होने से बच गया। ये खुशी का मौका है भाई, ये खुशी का नहीं दुख मनाने का मौका था, इसीलिए वो जोर से चिल्लाता हुआ अंदर आता है और कहता है, मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी, पर मेरे पास अभी भी 20,000 डॉलर बकाया है। मुझे पता है, मैं जानता हूँ मैंने सब कुछ खो दिया, पर क्या कर सकते हैं, बताइए मुझे किस त्याग पत्र पर साइन करना है। चैरिटी ट्रस्ट के मालिक, जिन्हें बहुत जल्दी थी, कहते हैं, इस पर साइन कर, इस पर। वकील कहता है, अभी भी तेरे पास 2 मिनट बकाया है। वो पूछता है, इन 2 मिनट में मैं क्या ही कर लूंगा, जो सब बाहर से वॉरेन ताक लगा कर देख रहा था। तभी वहाँ एंजेला आ जाती है, जो ब्रूस्टर का अकाउंट बंद करके वहाँ से जा ही रही होती है। पूछती है, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो बताता है, ब्रूस्टर के साइन करते ही मैं उन बूढ़ों का पार्टनर बन जाऊंगा, और उसे पूरी बात समझाता है। अब इससे पहले कि ब्रूस्टर त्याग पत्र पर साइन करता है, एंजेला दौड़ती हुई अंदर आती है और कहती है, साइन मत करना, साइन मत करना, यहाँ चाल चली गई है, धोखा किया गया है। 20,000 डॉलर जो अभी भी बकाया है मेरे खाते से, वो जा चुके थे, खर्च किए जा चुके थे, जिन्हें कभी बाद में वापस किया जाता, पर ये एक चाल थी, इसीलिए उन्हें दिन के दिन वापस लाया गया। ये सुनकर ब्रूस्टर को गुस्सा आ जाता है, तो वो वॉरेन को धोखेबाज बोलकर उसके मुंह पर घुसंड पिला देता है। वो कहता है, इस हरकत के लिए मैं तुझ पर केस करूंगा। ब्रूस्टर कहता है, ये पकड़ 20,000 डॉलर और यही कोर्ट के बाहर समझौता कर ले। वॉरेन पूछता है, मुझे बेवकूफ लगा रखा है क्या? मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, मैं तो केस करूंगा। 12 बजने में सिर्फ कुछ ही सेकंड है, तू तो कंगाल हो गया रे। ब्रूस्टर अपने दिमाग की बत्ती जलाता है और एंजेला से कहता है, मैं तुझे अपना वकील बनाता हूँ और फीस के तौर पर तुझे 20,000 डॉलर देता हूँ। वो कहती है, पर मैं वकील नहीं हूँ, मेरे पास डिग्री भी नहीं है। ब्रूस्टर कहता है, तो तू मुझसे वादा कर कि तू पढ़ाई करके डिग्री लेगी और फिर मेरा केस लड़ेगी, ये ले 20,000 डॉलर एडवांस में। एंजेला फटाफट रिसीट बनाकर ठीक 2 सेकंड पहले वकील के हाथ में थमा देती है कि ये ले, हो गए पूरे 30 मिलियन डॉलर खर्च। वो कहता है, ब्रूस्टर जैसा कि तेरे परदादा की वसीयत में लिखा था, मैं घोषणा करता हूँ कि पूरे 300 मिलियन डॉलर की धनराशि आपकी हुई। जिससे ब्रूस्टर को बहुत खुशी मिलती है, उसे सुकून मिलता है, क्योंकि 1 महीने से वो अच्छे से सो तक नहीं पाया था। एडवर्ड दोनों बूढ़ों पर चाल चलने का, जालसाजी करने का आरोप लगाता है और ब्रूस्टर अपनी छमिया को लेकर